पहले तो मैं बात करूंगा ये हमें जब कोई कक्षा में हमें रिमेडियल का काम करना है तो कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना जरूरी होता है। देखिए, कोई भी क्लासरूम में हमेशा कक्षा में हमें एज ए टीचर हम देखते हैं बच्चे का अलग अलग स्तर होता है। वो सब बच्चे का सीखने का रफ्तार अलग होता है। ये जरूरी नहीं है उसका कुछ खास कमजोरी है। नॉर्मली आप देखें तो ज्यादातर बच्चा अलग अलग रफ्तार में सीखते हैं और इसलिए उनका जो स्तर है शिक्षण का, आई मीन लर्निंग लेवल जो है, उसी का आधार पर हमें बच्चे का साथ एंगेज होने का जरूरत है। और उसी के लिए उनका अलग अलग समूह समूह तैयार करना जरूरी है। ये समूह इसलिए तैयार करना जरूरी है कि वो बच्चा को हम बहुत ही स्पेसिफिक, एकदम उनका जो जरूरत जरूरत है उस मुताबिक इनपुट्स हम दे सके। उनका उनका जो जरूरत है उसका मतलब मटेरियल या संदर्भ सामग्री हम दे सके। ये रिमेडियल एजुकेशन का जो मुख्य बात है, पहले बच्चे का कहाँ कमजोरी है वो जानकारी हासिल करना और उस कमजोरी के लिए क्यों वो कमजोरी है और उसको सुधारना, यही रिमेडियल एजुकेशन का मुख्य बात है। ये जो समूह का बात हम कर रहे हैं, जो बच्चा का उनका जो उद्गम स्तर है उसका आधार पर बच्चा को अलग अलग समूहों में हम इंस्ट्रक्शन देंगे, उनका साथ एंगेज होंगे। इसका मतलब ये नहीं है वो समूह फिक्स्ड है। ये समूह में बहुत ही लचीलापन रहना जरूरी है। जब जरूरत हो तो एक ग्रुप से बच्चा दूसरे ग्रुप में जाकर बैठ पाए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब कलेक्टिव कुछ एक्टिविटी जैसे खेल कूद वगैरह, स्टोरी टेलिंग वगैरह सेशन हो, तब बच्चा एक समूह में सब मिलके साथ ले, भाग ले उसमें। लेकिन जब पर्टिकुलर कुछ कॉम्पिटेंसी में काम होगा जिसमें उनका थोड़ा मतलब कमजोरी है, उसी टाइम में बच्चा एक लेवल का बच्चा जो लर्निंग लेवल जिसका एक जैसे है वो एक साथ बैठेंगे। ये टीचर तैयार करेंगे कैसे उनको क्लासरूम में बच्चा को बैठाना है, कब समूह को चेंज करना है। और इसमें और एक फायदा है, वो समूह में जब बच्चा बैठते हैं और जब काम में वो एंगेज होते हैं, हमें आकलन करने में आसान होता है। और कुछ ये जब गणित का संदर्भ में खासकर हम लोग बात करते हैं, तो गणित में जब एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी का साथ साथ ही आकलन भी हो जाता है। हम देखते हैं बच्चा को, अगर बच्चे काम करते हैं, एक कंक्रीट मटेरियल लेकर कुछ काम करते हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं, एक्टिविटी वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, आई मीन डे टू डे ऑब्जर्वेशन का द्वारा हम इसको आकलन कर सकते हैं। और अगर बच्चा कोई बिंदु में उनका दिक्कत हो रहा है तो हम उसका मुताबिक व्यवस्था भी ले सकते हैं एज ए टीचर। एक बच्चा का खासकर रिमेडियल टीचिंग में और रिमेडियल क्लास में हमें एक स्पेसिफिक टारगेट देना चाहिए। वो टारगेट इसलिए देना चाहिए, एक लक्ष्य तैयार करना है हर रोज। समझ लीजिए आज हम लोग 5 तक गिनती करेंगे, 5 तक संख्या का जो अवधारणा है उस पर काम करेंगे। तो बच्चा को एकदम 1 2 3 4 5 यही यही 5 तक संख्या हम लोग सीखेंगे, उसका साथ कुछ मटेरियल लेकर सीखेंगे। एकदम एंड ऑफ द डे बच्चा ये समझ जाए हम आज 5 तक सीखने का प्रयास किया था और हमने सीख लिया। एक टारगेट, हमेशा एक टारगेट फिक्स करना जरूरी होता है हर दिन के लिए।
ये टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होता है। और जब आप बच्चा को, जब वो टारगेट अचीव कर पाए, मतलब वो पार्शियली हो, जब 3 तक ही संख्या को वो गिन पाए और वो गिनती कर पाए, उसका साथ समझ लीजिए संख्या का सिंबल दिखाने से उसका अनुरूप वो कोई वस्तु दे सके, तो तुरंत वो बच्चा को अप्रिशिएट करना है, शाबाशी देना है। जैसे वो एक सेंस ऑफ सक्सेस, उसका अंदर एक सफलता का एक भावना पैदा हो, जब मैं कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस उनको मिले। और इसी से बच्चा वो टारगेट धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। ये ठीक है बेटा, कल हम लोग 5 तक सीखे थे, आज हम लोग कोशिश करेंगे 9 तक सीखने का। तो ऐसे करके टारगेट को बढ़ाते रहिए, और बच्चा को जब वो अचीव करे हर दिन, वो मतलब अंत में बच्चा का साथ उसको फीडबैक दीजिए, हमने जो टारगेट फिक्स किया था आपने वो अचीव किया। इसमें बच्चा प्रोत्साहित होता है, और वो आगे अच्छा काम करने का उसका मन में एक उत्सुकता तैयार होता है। तो यही, ये जो एक चीज ध्यान में रखेगा, एक ग्रुप कोई सैक्रोसेंट नहीं है। हम जब ग्रुप करते हैं, वो टीचर तैयार करेंगे कौन कौन बच्चा कैसे बैठेंगे, किसका साथ बैठेंगे, लेकिन इसमें एक सावधानी हमें रखना जरूरी होता है। ऐसे ना हो एक ग्रुप में बच्चा बैठे और उनका मन में कुछ हीन भाव पैदा हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें टीचर को जागरूक रहना जरूरी है। हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं। एक कुछ ये नेचुरल है, हमारा एक ही कक्षा में वो अलग अलग लर्निंग लेवल होता है और स्तर होता है। सीखने का जो बच्चा का ये होता है, वो अलग अलग स्तर होता है। इस स्तर को एक क्लासरूम में हम लोग कैसे हैंडल करें, कैसे इस बच्चे का साथ एंगेज हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है। खासकर जब हम एक टाइम बाउंड रिमेडियल एक्सरसाइज में एंगेज होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा का जो उनका आवश्यकता है, मतलब हर बच्चा का उनका लर्निंग लेवल आज के दिन में क्या है, वो जानना जरूरी होता है, और उसका अनुसार वो कार्य करे, ऐसे हमें सुनिश्चित करना जरूरी होता है। तो उसी का मतलब समझ लीजिए 3 ग्रुप है मेरा क्लासरूम में। मैं अगर क्लासरूम का उदाहरण ले लूं, तो 3 ग्रुप है। एक ग्रुप सिंगल डिजिट एडिशन कर सकते हैं, एक संख्या का जोड़ कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप है जो संख्या पर 1 से 9 तक संख्या गिनती कर सकता है, लेकिन वो संख्या को 9 से सजाने में 9 का बाद 8 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा नहीं पाते। तो ये दूसरे ग्रुप है। तीसरे ग्रुप अभी 5 तक संख्या सीख रहा है। ऐसे 3 ग्रुप है। तो टीचर जानते हुए, अलग अलग ग्रुप का लेवल जानते हुए, वो मटेरियल क्या संदर्भ संदर्भ सामग्री चाहिए और कैसे योजना बनाना चाहिए, वो टीचर डिसाइड कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बच्चा को डेफिनेटली मैं दोबारा यही करूंगा, हमेशा ये लेवल का अनुसार बैठाने का जरूरत नहीं है। जब आप किसी एक पार्टिकुलर कॉम्पिटेंसी में काम करेंगे, तब बच्चा को उस ग्रुप में बैठाइए जहां उनका स्तर वो एक जैसे है बच्चा का। तो उस ग्रुप का अनुसार बैठाइए और उसको मटेरियल दे दीजिए। जैसे हम लोग गणित में बोलते हैं ELPS, मतलब एक्सपीरियंस पहले दे दे, तो कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल उसका इस्तेमाल करे, कॉन्सेप्ट
या अवधारणा तैयार करने के लिए। दूसरे है उनका साथ तो वो लैंग्वेज इस्तेमाल करे, जैसे बच्चा वो उसको बता सके। बच्चे को पूछिए बेटा आप कैसे सोचे हैं, तो वो जब बताएंगे जब मैं ऐसे सोचा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गणित के लिए। तो ऐसे करके आप उसका साथ मटेरियल दे, उसका साथ एंगेज होने के लिए एक ही साथ 3 ग्रुप का साथ एंगेज होने के लिए समझ लीजिए एक ग्रुप को कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल आपने दे दिया। वो काम करते करते ग्रुप में वो कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, वो सजा रहा है संख्या, एक साइड में संख्या का सिंबल, दूसरे साइड में उनका अनुसार उनका संख्या का मात्रा कुछ वस्तु से वो दे रहे हैं। दूसरे ग्रुप का साथ अपने हो सके प्रैक्टिस के लिए कुछ काम करा रहे हैं। तो गणित में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का साथ प्रैक्टिस में, अभ्यास में बराबर फोकस किया जाता है। तो बच्चा को वर्कबुक दे दिया या वर्कशीट दे दिया और उसमें काम करने के लिए आप दूसरे ग्रुप को बोला है। तीसरे ग्रुप में आप जाके उनका साथ सीधा सीधा कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर काम कर रहे हैं कुछ वस्तु का आधार पर। ये हो सकता है, ऐसे तीनों ग्रुप को एक साथ आप हैंडल कर सकता है। अ, अ, बच्चा अ, बच्चा को कभी मत बताइए ये आप ए ग्रुप में है इसलिए हमेशा आपको इस ग्रुप में बैठना जरूरी है। ये टीचर के लिए है, उनका लर्निंग लेवल क्या है, ये टीचर का योजना बनाने के लिए जरूरी होता है, बच्चे को बोलने के लिए नहीं होता है। अगर बच्चा को वो बताया जाए कि अभी तक आपको इस ग्रुप में बैठना है क्योंकि आपको 5 तक की संख्या नहीं आता, तो बच्चे का मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा और वो बच्चा उनका मोटिवेशन कम होते जाएगा। तो एक ग्रुपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लेवल का बात है, कभी बच्चे का साथ शेयर करने का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ टीचर अपना योजना बनाने के लिए इसको देखे और सुनिश्चित करे। ग्रुप, कभी कभी ग्रुप को ऐसे मिक्स ग्रुप में चेंज कर दीजिए जहां कुछ बच्चा थोड़ा एडवांस हो गया, वो थोड़ा उस कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में थोड़ा आगे हैं, और उसका साथ कुछ कमजोर बच्चा को मतलब जो उस कॉन्सेप्ट में अभी भी उनका कुछ काम करने का आवश्यकता है, ऐसे दोनों को बैठा दीजिए एक ग्रुप में। और उनका तीनों ग्रुप ऐसे है, मिक्स ग्रुप है, वो उनका तीनों ग्रुप में एक खेल कराए। गणित का बहुत सारे खेल है ऐसे जहां एक दूसरे ग्रुप का साथ कंपटीशन होगा, एक कंपटीशन का तरह भावना होगा। वहाँ जो कमजोर बच्चा है, जैसे ग्रुप का साथ ग्रुप का ऐसे खेल में कंपटीशन हो रहा है, तो कमजोर बच्चा को नेचुरली जो स्ट्रांग है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली वो मदद करते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो उनका ग्रुप थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो ऐसे करके ग्रुप में हमेशा एक लेवल का ही बच्चा देने का जरूरत नहीं है। कभी कभी उनको मिक्स ग्रुप कराइए, जैसे दूसरे बच्चा अपना साथी को मदद करे। इसमें हम वो पीयर लर्निंग का सुनिश्चित कर सकते हैं ऐसे क्लासरूम में। और आकलन एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी क्लासरूम के लिए, और ये लगातार चलता है। हम लोग जब गणित में कुछ भी कार्य करते हैं बच्चे का साथ, वो टीचर डे टू डे ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन अवलोकन द्वारा एक आकलन कर सकता है, और कुछ एक्टिविटी ऐसे दे सकता है जिसका द्वारा आकलन हो सकता है। वो बच्चा कुछ सजा रहा है, संख्या का साथ साथ उनका मात्रा सजा रहा है, इसी से टीचर वो देख रहा है वो बच्चा कोई जगह में गड़बड़ कर रहा है या कोई जगह में उसका गलती हो रहा है, तो टीचर को पता चल जाता है कहाँ दिक्कत है। ऐसे टीचर ये आकलन का साथ साथ हम लोग बच्चा जो गलती करते हैं उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है किसी
वो सही होगा तो हम टिक लगाएंगे और गलती करेंगे तो क्रॉस लगाएंगे और बच्चा को दे देंगे कॉपी, और सही होगा तो वेरी गुड लिख देंगे, ये नहीं चलेगा। एक गलती क्यों हो रहा है, उसका पीछे कारण क्या है। ये होता है, एक बच्चा सिंगल डिजिट एडिशन में गड़बड़ किया है, तो वो बच्चा हो सके 9 तक का जो जिसका रिजल्ट अगर दोनों संख्या जोड़ने से रिजल्ट 9 आए तो कर पाते हैं, लेकिन 10 का ऊपर अगर ऐसे कुछ संख्या आ जाए जहाँ जिसका रिजल्ट 10 का ऊपर होगा तो उसका वो नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो टीचर एकदम स्पेसिफिक कहाँ उनका प्रॉब्लम हो रहा है ये देखेंगे, इसको जांच करेंगे और उसका बाद बच्चा को मदद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा का जब कॉपी चेक करेंगे या वर्कबुक में वो जब काम करेंगे तो काम को देखना और उसको एनालिसिस करना और उसको कारण ढूंढना, और हर बच्चे के लिए हो सके आपको अलग मटेरियल देना जरूरी होगा, क्योंकि हमारा पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं अभी। और इसमें दो हिस्से में मैं बात करूंगा। एक है कार्य योजना जो होता है, हम लोग टीचर होने का नाते हमें लेसन प्लान तैयार करना होता है, कैसे काम कराएंगे, गतिविधि कैसे कराएंगे क्लासरूम में, ये हमेशा हम लोग तैयार करते हैं। तो देखिए, इसमें एक तो है गणित में मैंने बताया है कुछ काम होता है जो बच्चा का अवधारणा तैयार करते हैं। तो हमें जब गतिविधि तैयार करेंगे, ऐसी गतिविधि हमें तैयार करना है जो वो बच्चा का अवधारणा तैयार करते हैं। दूसरे टाइप का गतिविधि होता है जो उनका वो अवधारणा को मजबूत करते हैं। हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्सिंग, वो मजबूत होता है और उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो समझ लीजिए कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल देकर हम कुछ एक्टिविटी कराया, और एक्टिविटी कराने के बाद बच्चा वर्कबुक में या वर्कशीट या अपना कॉपी में कुछ अभ्यास करेंगे और ऐसे ही चलेगा। लेकिन इसके लिए एक टीचर होने के नाते हमें योजना बनाना है। अगर एक कॉन्क्रीट एक्टिविटी करेंगे तो इसके लिए कितना टाइम, मतलब जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अवधारणा तैयार करने के लिए एक्टिविटी है उसके लिए टाइम कितना देना है, सब बच्चा क्या उसी टाइम में कर पाए है, ये टीचर को देखना पड़ेगा। और वो आपका योजना में भी ये लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है। और फिर फर्स्ट पीरियड में अगर एक कालांश है तो फर्स्ट पीरियड में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, या सेकेंड पीरियड में क्या करेंगे, उसमें क्या हम अभ्यास का काम कराएंगे, या जरूरी है तो वो सेकेंड पीरियड में भी बच्चा का साथ कुछ अलग लेवल में हमें एंगेज होने का जरूरत है। ऐसे आपको योजना का टाइम में ये सब देखना है। उसका साथ साथ कौन सा सामग्री हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू होता है जब हम योजना बनाते हैं। मोटा मोटा रूप से अगर एक कुछ सवाल हम लोग एज ए टीचर अपने आप को पूछे, क्या क्या कॉन्सेप्ट देंगे, व्हाट, देन, क्यों, एक कॉन्सेप्ट को क्यों देंगे, फिर कैसे देंगे, और कितना टाइम लगेगा इसके लिए। तो ये इसमें हमें टाइम ऑन टास्क का एक ये भी तैयार हो जाएगा जो हम कब कहाँ किसको करना है। और गतिविधि जहां तक सवाल है, मैंने बोला एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रीइंफोर्सिंग, और कुछ गतिविधि होता है जिसमें हम मूल्यांकन भी करते हैं। वो आपका बच्चा वो कर पाए नहीं कर पाए, वो गतिविधि द्वारा भी पता चलता है। तो आकलन के लिए भी एक गतिविधि हो सकता है। ज्यादातर बच्चा को मैं पहले भी बताया है, बच्चा को पूछिए, अगर वो एक प्रॉब्लम का तरफ हम गणित में कुछ इंट्रोड्यूस किया है
तो उनको पूछे बेटा इसका पीछे आपका सोच क्या था, आप कैसे किया इसको। हो सके वो बच्चा का दृष्टिकोण वो रखे और वो बात करे। बच्चा को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। वो हो सके वो नया कुछ लेकर आएंगे और नया कुछ चीजें वो बता पाएंगे, जिसमें एज ए टीचर हमें भी सीखने को मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली बच्चा को एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करने का मौका दीजिए, वो ढूंढने का मौका दीजिए। बच्चा जब नंबर को लेकर काम करेंगे, वो खुद अलग अलग पैटर्न वो बताते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्य योजना जब आप प्लानिंग जब करते हैं। अ, और के जो संसाधन आपका पास उपलब्ध है उसका ये समृद्ध जो बनाया गया है, इसका साथ ये पूरा मैपिंग है। तो आपका कब वर्कबुक इस्तेमाल करेंगे, कब कंक्रीट मटेरियल देकर आप सेशन को आगे बढ़ाएंगे या वो कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे, ये आपको तैयार करना है। लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है, जो हम लोग अभी इतने दिन तक स्कूल बंद था, अभी कब क्या होगा ये एक अनसर्टेन है। इसलिए हमेशा हम लोग स्कूल में जो कार्य कराएंगे वो काम जाके बच्चा अगर अपना घर में अभ्यास कर पाए और उनका अभिभावक जो होता है उनका घर में जो उनको सहयोग करते हैं अगर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आपका जो ये वर्कबुक है, कार्य पुस्तिका जो है, इसका साथ साथ ऐसे कुछ गतिविधि आप दे सकते हैं घर में जो अभिभावक उसको करा सकते हैं। और इसमें इवन समझ लीजिए, मैं अगर एक उदाहरण ले लूं, टाइम बहुत कम है मेरा पास, लेकिन एक उदाहरण ले लूं। सब्जी का जो बास्केट होता है, आलू परवल जो भी सब्जी है, करेला, तो बच्चा उसको गिनती करे कितने आलू है, कितने करेला है, कितने परवल है, तो गिनती का काम हो सकता है। परवल परवल का साथ आलू का अगर वो सजाए, एक का साथ एक का संगति हो सकता है, एक आलू का साइड में एक करेला रखे, तो ये सब काम इवन अनपढ़ जो पेरेंट्स होता है वो भी करा सकते हैं। तो ऐसे कुछ गतिविधि आप दे सकते हैं जैसे अभिभावक भी कॉन्फिडेंट हो और वो इसमें जोड़ जाए, बच्चे का साथ वो कम से कम ऐसे कुछ गतिविधि में हिस्सा ले। दूसरे हैं, अभिभावक को कैसे आप सुझाव देंगे। आपका साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है वो पीटीएम हो सकता है आपने मोहल्ला में विजिट किया, उसी दौरान अभिभावक का साथ बातचीत करे, उसको बताए जे कैसे बच्चे का साथ काम करना है। कोई कोई जगह में हमने देखा है कम्युनिटी लेवल में कुछ ब्लैक बोर्ड जैसे बोर्ड लगाए हैं और उसमें संचार करने के लिए अभिभावक का साथ टीचर जाके कुछ लिख देते हैं, आज इस वर्कशीट को कराइए, इसमें काम कराइए, एक गतिविधि कराइए। तो ऐसे भी होता है। और एक तो है अभिभावक का साथ एक जुड़ने का काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जैसे हमारा एक मंदिर हो या एक मस्जिद हो, एक समुदाय हमेशा उसका हिफाजत करते हैं, लेकिन स्कूल में हम क्यों नहीं समुदाय को ले आ पाते। इसका कारण ये है जो अभिभावक को हम सही से समझा नहीं पाते, उनका रोल क्या हम चाहते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, आप निरंतर अभिभावक का साथ बातचीत करते रहे, उनका दृष्टिकोण सुनने का समझने का प्रयास करें। और जब उनको कुछ बच्चा का बारे में फीडबैक देंगे, बच्चा का बारे में कुछ बातचीत करेंगे, एकदम उनका भाषा में बताइए। जैसे अगर उनको बोले आपका बच्चा जोर कर सकता है 2 संख्या का, हो सके उनके लिए उतना ये नहीं होगा, लेकिन उनका आम जिंदगी का जो सवाल है, अगर आप ऐसे उदाहरण देंगे या अगर आप वो बच्चा को
20 रुपया उसका साथ 10 रुपया कैसे जोड़ा जाता है और दोनों को मिला के कितने रुपया होता है आपका बच्चा अभी बोल पाएंगे, तो अभिभावक के लिए वो आसान हो जाता है। अगर आपका बच्चा 100 रुपया लेकर वो कोई दुकान में जाए तो वो उसमें सामान खरीद सकता है और हिसाब किताब कर सकते हैं। तो बच्चा का जो अचीवमेंट का बारे में वो जब टारगेट वो सफल होंगे उसका बारे में अभिभावक को फीडबैक देना जरूरी है और उनका भाषा में देना जरूरी है। अगर ऐसे हम कर सके तो अभिभावक धीरे धीरे हमारा काम का साथ जोड़ जाएंगे, जुड़ेंगे और ये बहुत आज के दिन में